अगर आप 14 जेपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो टारगेट 50 टॉपिक्स का क्लास 14 जेपीएससी रेगुलर पीटी के एग्ज़ाम के बाद शुरू किया जाएगा। और अभी इसमें एडमिशन लेने के लिए आपका ऑफर प्राइस दिया जा रहा है 5999 का। 11 से 20 जून तक आप एडमिशन ले सकते हैं इस प्राइस में। और ये बैच सिर्फ 25 स्टूडेंट्स का होगा। आप हिंदी अंग्रेजी दोनों में अगर पढ़ना चाहते हैं तो इसमें भी शामिल हो सकते हैं। इसमें आपको पीडीएफ नोट्स, ऑनलाइन लाइब्रेरी, लिमिटेड स्टूडेंट्स रहेंगे इसमें, साथ ही एक्सपीरियंस गाइडेंस मिलेगा। साथ ही साथ आपको सैटरडे और संडे को मेंस आंसर राइटिंग भी कराया जाएगा। तो ये ऑफ़र अभी 11 से 20 जून तक दिया जा रहा है धुमकुड़िया की ओर से। इसमें टारगेट 50 टॉपिक्स 3, 4, 5, 6 इन पेपर के किए जाएंगे। तो अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप या तो धुमकुड़िया की वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं 9608166520 पर। नमस्कार, जोहार। धुमकुड़िया में आप सभी का स्वागत है। आज पीआईक्यू की श्रृंखला में हमारा जो सवाल है वो है चोलों से। चोल शासकों की स्थानीय शासन प्रणाली की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें। तो प्राचीन भारत में जो हमारा सिलेबस है जेपीएससी का, उसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि ये सवाल 2016 में पूछा जा चुका है। तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि फिर से चोल से संबंधित सवाल पूछे। तो आइए इस सवाल को हम लोग देखते हैं। इस सवाल को धुमकुड़िया के ही एक नोटबुक में बनाया गया है जो कि अवेलेबल है। तो चोल शासन प्रणाली को, चोल के स्थानीय स्वशासन प्रणाली को धुमकुड़िया के इस जेपीएससी प्राचीन भारत के नोटबुक से देखेंगे। यह हिंदी और अंग्रेजी दोनों में अवेलेबल है। इसमें प्राचीन भारत के सभी टॉपिक्स को डिटेल में कवर अप किया गया है। ये कुल आपको 300 प्लस पेजेस हैं इसमें, और काफ़ी बेहतरीन ढंग से इसमें विस्तृत विवेचना की गई है हर टॉपिक को। पीडीएफ आपको dhumkudiya.com पर इसका अवेलेबल रहेगा, वहाँ से आप ले सकते हैं। और हार्ड कॉपी आप जो है अमित बुक डिपो, अपर बाजार, रांची से ले सकते हैं। तो आइए देखते हैं चोल स्वशासन पद्धति को, आखिर इसमें किस तरह से लिखा गया, उसका आंसर क्या होगा। चोल इस बार काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। उसमें 2-3 टॉपिक्स हैं। चोल स्वशासन व्यवस्था पहले पूछा जा चुका है, तो इस लिहाज से देखा जाए तो इसका इम्पोर्टेंस बना हुआ है इस बार भी। चोल, तो चोल में कई टॉपिक्स इसमें कवर अप किए गए हैं, जैसे दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में समुद्री गतिविधियां, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में समुद्री गतिविधियां। इसके अलावा चोल प्रशासन, तो जैसे हम लोग अगर चोल स्वशासन व्यवस्था को लिखना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले चोल प्रशासन का सामान्य जानकारी देना है। तो चोल प्रशासन के सामान्य जानकारी से पहले आप उसका एक आंसर का इंट्रो जरूर लिखना है। तो आंसर का इंट्रो जो है आप यहाँ से देख सकते हैं। जैसे आप इस क्वेश्चन का, चोल स्वशासन व्यवस्था का इंट्रो स्टार्ट कर सकते हैं कि चोल शासकों का उल्लेख प्राचीनतम संगम साहित्य में मिलता है। इनका प्रभाव लगभग 3री शताब्दी ईसा पूर्व से लगभग 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक था, लेकिन वे लगभग 5वीं शताब्दी से 9वीं शताब्दी ईसा तक सत्ता के केंद्र से गायब हो गए। मध्यकाल में 9वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य में चोलों का फिर प्रमुखता से उदय हुआ। उनका प्रभुत्व 13वीं शताब्दी तक जारी रहा। चोल राजवंश दक्षिण भारतीय इतिहास में अपने महत्वपूर्ण योगदान के लिए प्रसिद्ध है, विशेष रूप से अपनी मजबूत सेना, समुद्री शक्ति और कलात्मक विरासत के लिए जाने जाते हैं। लेकिन इन सब के साथ उनका प्रशासन अपने स्थानीय स्वशासन व्यवस्था के लिए भी प्रसिद्ध रहा है, और उसके स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था वो बाद के चरणों में भी भारत में देखी जाती है। तो इस तरह से जो है आगे लिख सकते हैं कि चोल काल में स्थानीय प्रशासन को केंद्रीय प्रशासन से अलग नहीं किया जा सकता है। स्थानीय और प्रांतीय संस्थाएं शक्तिशाली थी। राजाओं का कार्य देश भर में इन छोटी छोटी संस्थाओं का प्रबंधन करना और उनसे कर वसूलना था। चोलों के ग्राम प्रशासन की बहुत प्रशंसा की जाती है, क्योंकि हम उनके स्थानीय स्वशासन में लोकतंत्र के अभ्यास के साक्ष्य देखते हैं।
चोल राजा परंतक प्रथम के शासनकाल का उत्तर मेरुरु शिलालेख चोलकालीन ग्राम स्वशासन व्यवस्था के बारे में जानकारी देता है। तो उत्तर मेरुरु शिलालेख जो है वो स्वशासन व्यवस्था के बारे में जानकारी देता है। तो इंट्रो आप इससे आराम से लिख सकते हैं। अब आपको उसके जो स्वशासन व्यवस्था से पहले उसके प्रशासन व्यवस्था का थोड़ा सा इंट्रो देना होगा। तो प्रशासन व्यवस्था में आप दिखा सकते हैं उसका कि केंद्रीकृत राज्य था जिसमें राजा थे, उसके नीचे में उसकी राजधानी नौकरशाही ये होते थे। प्रशासन का विभाजन जैसे था तो उसमें मंडलम थे, नाडु थे, कुर्रम या उर थे और कोट्टम थे। कोट्टम नाडु के समानांतर ही होता था और मेन जो बेसिक जो इकाई थी वो आपका कुर्रम या उर थी। यही गांव प्रशासन की सबसे छोटी इकाई मानी जाती है। अब आते हैं स्थानीय स्वशासन पे। तो चोल प्रशासन की सबसे उल्लेखनीय विशेषता स्थानीय स्तर पर स्वशासन थी जो गांव में सभाओं के माध्यम से संचालित होती थी। सभाएं दो तरह से आती थी, एक उर या उरार कहा जाता था और दूसरा को सभा या महासभा। उर या उरार जो है वो सामान्य गांवों की सभा होती थी और महासभा ब्राह्मण गांवों की सभा होती थी। इसके अलावा समितियां, विशिष्ट समितियां बनाई जाती थी विशिष्ट कामों के लिए गांवों में, जैसे उद्गम समिति ये जल प्रबंधन और सिंचाई के लिए उत्कम, एरी समिति ये तालाबों और जलाशयों का रखरखाव करती, थोट्टम समिति बागवानी और कृषि को लेकर था। चुनाव की प्रक्रिया बड़ा ही साधारण था। सभा के सदस्यों का चयन जो उर और ब्राह्मण गांवों का महासभा और उरार, इन दोनों का जो सभा के सदस्यों का चयन होता था वो लॉटरी सिस्टम से होता था जिसको कुदावोलई कहा जाता था। तो ये प्रणाली एकदम निष्पक्ष होता था। आप किसी पोटरी में डाल दिए लिख कर नाम, उसके बाद उससे चुन लिया जाता था। तो लॉटरी सिस्टम से होता था चुनाव। अब आते हैं हम लोग स्वशासन व्यवस्था पर। तो चोल शासन की जो स्थानीय स्वशासन प्रणाली थी वो भूमि प्रकारों पर निर्भर करती थी। जैसे वेलान्न वगई इस तरह के जो भूमियाँ थी वो गैर ब्राह्मण किसानों के लिए था। ब्रह्मदेह ये ब्राह्मणों की भूमि थी। शालभोग ये विद्यालय के रखरखाव के लिए भूमि दी जाती थी। देवदान और तिरुनामुकुट्टुकनी ये मंदिरों को उपहार में दी गई भूमि थी। और पल्लीचंचद्दम ये जैन संस्थाओं को दान में दी गई भूमि थी। मेनली जो गांवों का प्रकार था वो इस दो पर निर्भर करता है, वेलना वगई और ब्रह्मदेव। अब देखिए आते हैं उसी में कि स्थानीय निकाय और ग्राम प्रशासन जो है किस तरह से विभाजित थे अलग अलग भूमि प्रकारों में या अलग अलग ग्रामीण व्यवस्था में। तो जैसे ब्राह्मणों के गांव या ब्रह्मदेव गांवों के लिए अलग सभा होती थी। नगरम व्यापारियों के गांव होते थे। तनियूर या स्वतंत्र गांव होते थे जहां उर जिसको कहते हैं या उरार। मंदिरों के भी गांव होते थे और उसको एक स्थानीय इकाई मानकर उसका प्रशासन चलता था। चोल क्षेत्र के स्थानीय शोषण की इकाई। तो सभा जो होता है ब्राह्मणों की गांव की सभा होती थी। जो जमीनें ब्रह्मदेव के अंतर्गत आती थी और उसमें जो ब्राह्मण बसते थे जिन गांवों में, उन गांवों में प्रशासन के लिए सभा या महासभा होती थी। और ये सभाएं अच्छी तरह से संगठित होती थी। ब्राह्मण भूमि के मालिक थे और कृषि भूमि की जुताई करते थे, इसलिए उन्हें भूमि, सिंचाई प्रणाली, भूमि से आय और बस्तियों के विभिन्न मामलों के प्रबंधन के लिए एक प्रणाली की आवश्यकता थी और वो सभा के द्वारा इसका संचालन करते थे। दूसरा है उर। जैसे हम लोगों ने देखा है भूमि के जो प्रकार हैं उसमें वेलना वगई गैर ब्राह्मण किसान स्वामियों की भूमि। तो इनके जो गांव होते थे उनको उर कहा जाता था और इनकी जो सभाएं होती थी वो उर या उरार कही जाती थी। नट्टार ये वेल्लान गांवों के जमींदार होते थे। गैर ब्राह्मण गांवों के जमींदार नट्टार होते थे। नगरम व्यापारियों की स्थापना, मतलब व्यापारी गांवों का सभा होता था और इस सभा को नगरोत्तर या नगरट्टम कहा जाता था। नगरम व्यापारियों का संगठन होता था और जिन गांवों में व्यापारी होते थे वहाँ की सभा नगरोत्तर या नगरट्टम कहलाती थी। अब आते हैं गांव और स्वशासन। तो इसको भी इसी तरह से हम लोग अलग अलग पार्ट में देखेंगे। आखिर ब्राह्मण गांवों की जो सभा या महासभा कैसे संचालित होती थी, उर या उरार जो गैर ब्राह्मण गांवों की है वो कैसे संचालित होती है, या नगरम।
तो वेलनवगई गांव या ऊर मतलब गैर ब्राह्मणों के गांव। तो इनको ज़्यादातर इनके जो सभा, इन गांवों को ऊर के नाम से जाना जाता था और उन्हें वेलनवकई या वेलनवगई कहा जाता था। इनकी जो सभाएं होती थी वो उरार कही जाती थी और ये सबसे सरल प्रकार की सभाएं थी। उर सभा में गांव के जमींदार भी शामिल होते थे और जो जमींदार होते हैं वो सरकारी आदेश के द्वारा सरकार के साथ संपर्क बनाए रखते थे। इनके पास अपने लेखाकार कर्मचारी होते थे जो वंशानुगत होते थे। ब्रह्मदेव गांव या सभा या महासभा भी कहा जाता है, ब्राह्मणों के गांव जो ब्राह्मणों द्वारा बसाए गए वैसे गांव। और इन गांवों के प्रत्यय में मंगलम या चतुर्वेदी मंगलम मिलते हैं। ये खेती गैर ब्राह्मण से कराते थे। ब्राह्मण गांव के जमीन के मालिक होते थे, गांव के वो मालिक होते थे, लेकिन वो खेती गैर ब्राह्मण से करवाते थे। ब्राह्मण गांवों में ही कुछ तनियूर या स्वतंत्र गांव के रूप में भी होते थे। ब्राह्मण गांवों में सभा या महासभा गांव के प्रशासन का ध्यान रखती थी। तमिल में सभा को पेरुमकुरी सभाई के नाम से जाना गया है। जो गांव की ब्राह्मण गांव की जो सभा है उसको तमिल में पेरुमकुरी सभाई कहा गया है। सभा मंदिरों के जमीन, आम संपत्ति सबका प्रबंधन करती थी, दान प्राप्त करती थी, उसका प्रबंधन करती थी। और ब्राह्मण गांवों के लिए सभा के सदस्यों के लिए विशिष्ट योग्यताएं थी और जैसे उनको वेद का ज्ञान होना चाहिए, संपत्ति और अनुशासन पर ये उनकी योग्यताएं आधारित थीं। वेद का ज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट था। विशिष्ट गतिविधियों के लिए कई समितियां भी चुनी जाती थी और ये गांवों के लिए भी था। इनको वारियम कहा जाता था। इनका विशिष्ट काम होता था जिसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। योग्यता, तो योग्यता जैसे होता था कि 35 वर्ष से अधिक और 70 वर्ष से कम होना चाहिए जो भी सभा के सदस्य होंगे उनका। जमीन का मालिक होना चाहिए ब्राह्मण गांवों का। जमीन पर घर बना होना चाहिए। मंत्र ब्राह्मण यानी मंत्र पाठ का ज्ञान होना चाहिए, साथ ही दूसरे को सिखाने का अनुभव होना चाहिए। कर्तव्यों को निभाने की क्षमता, गुण और कौशल होना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति के पास 1/8 वैली जमीन है तो उसे एक वेद और 4 भाष्यों में से एक का ज्ञान होना चाहिए और दूसरे को उन्हें समझाने का अनुभव होना चाहिए। अयोग्यता भी है। अगर ब्राह्मण गांवों में सभा के सदस्य आप बनना चाहते हैं तो ये योग्यताएं तो होनी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ कुछ अगर आप में त्रुटि है तो आप नहीं भी बन सकते हैं। तो वो अयोग्यताएं हैं कि वे लोग जो पिछले 3 वर्ष से किसी भी समिति के सदस्य हैं, जिन्होंने अपना लेखा जोखा प्रस्तुत नहीं किया है, वो समिति के सदस्य, सभा के सदस्य नहीं हो सकते हैं। बकाया कर्ता के रिश्तेदार, अगर आप ऋणदार हैं और उसके रिलेटिव हैं तो नहीं होंगे। जिसके विरुद्ध 5 महापापों में से पहले 4 पाप दर्ज किए गए हैं। अगर किसी ब्राह्मण के विरुद्ध या सभा के सदस्य के विरुद्ध अगर 5 महापापों में से 4 अगर दर्ज कर लिया गया है तो आप सभा के सदस्य नहीं बन सकते हैं। चयन की विधि बहुत साधारण था। पर्चियां बर्तन में डालकर जो है सबके सामने निकाला जाता है और इस तरह से चयन किया जाता है। समितियां, तो समितियों को वारियम कहा गया है और वारियम बहुत डिफरेंट काम करते हैं, अलग अलग विशिष्ट काम करते हैं। जैसे उद्यान वारियम को तोता वारियम समिति कहा गया है। संवत्सर वारियम ये खातों का ध्यान रखती थी। तालाब वारियम, एरी वारियम ये जल संसाधन, नहर नेटवर्क और तालाब का प्रबंधन करती है। स्वर्ण वारियम, ये स्वर्ण वारियम सोने के मानक का जांच करती है। तो इस तरह से जो है अलग अलग वारियम समितियां बनाई गई हैं। नगरम का अगर देखेंगे हम लोग शासन, तो व्यापारियों के गांव नगरम कहलाते थे। उनके नाम में पूरम या पेरुंतरु प्रत्यय होते थे। ये वाणिज्यिक गतिविधियों में शामिल होते थे। ये गांवों से कर वसूलते थे अपने गांवों में। राजा नगरम को आदेश भेज सकते थे और कई बार ये मंदिर प्रशासन में भी शामिल होते थे नगरम। तनियूर, तनियूर स्वतंत्र गांव होते थे और संभवतः ये नाडू के द्वारा जो है नियंत्रित नहीं थे। तो तनियूर के पास स्वशासन के लिए सभा थी, क्योंकि ज़्यादातर ये ब्राह्मण गांव होते थे। एक को छोड़कर अधिकांश जो है वो ब्रह्मदेव गांव ही हुए हैं, तो सभा के द्वारा ही ये संचालित होते थे। मंदिर और मंदिर स्व प्रशासन, तो मंदिर का अपना व्यवस्था होता था जो मंदिर के स्वशासन का व्यवस्था करते थे। मंदिरों का प्रशासन मूला प्रद्योर या पन्महेश्वरर द्वारा किया जाता था। मंदिरों में पथिपाटा, मूला पट्टुतायर,
सहित कई सेवक होते थे, जो उसके अधिकारी होते थे उनको पतिपाटा मुला पट्टुत्यार जैसे कई जो हैं उसके अधिकारी होते थे उसमें। मंदिरों के मामले में सभा, उरार, नगरम या सरकार जो है अपने अधिकारियों के माध्यम से इसमें भी पार्टिसिपेट करती रही है। तो ये आपका जो है चोल का स्वशासन व्यवस्था है, इसको आप लिख सकते हैं। तो ये सारा कुछ जो है और गांव और ब्रह्मदेव गांव सभी का हो गया है। तो इस तरह से जो है आप अपना आंसर लिख सकते हैं। ये नोट्स आपको धुपकुड़िया के वेबसाइट पे भी अवेलेबल है और इसको आप इस अमित बुक डिपो अपर बाजार रांची से भी जो है ले सकते हैं। ये हिंदी और अंग्रेजी दोनों में अवेलेबल है। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सीरीज जो चलाया जा रहा है आंसर के साथ में, ये लगातार अभी जारी रहेगा। आंसर राइटिंग में अगर आप शामिल होना चाहते हैं धुपकुड़िया के, जो कि लाइव हो रहा है आंसर राइटिंग और लाइव एवोल्यूशन भी किया जा रहा है, तो उसके लिए आप व्हाट्सअप कर सकते हैं 9608166520 पर। धन्यवाद।